नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। एजेंडा में आज बात करें गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर। गुजरात में 2 लोकसभा और विधानसभा की 4 सीटों में चुनाव में जीत से एक बार फिर नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी मजबूत, लेकिन बीजेपी के अंदर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर एक राय नहीं बन पा रही। पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी कई बार इस बात के संकेत दे चुके हैं कि मोदी के अलावा भी पार्टी प्रधानमंत्री पद के कई दावेदार हैं। 8 और 9 जून को गोवा में पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक है। माना जा रहा है कि इस बैठक में मोदी की दावेदारी पर मुहर लग सकती है। उपचुनाव के नतीजों ने बीजेपी को कर्नाटक की हार से उबरने का मौका दे दिया है और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने आप को एक बेहतरीन नेता प्रोजेक्ट करने का अवसर भी। 2014 के आम चुनाव करीब है, इसलिए सियासी हलकों में गुजरात में मोदी की जीत और बिहार के उपचुनाव में नीतीश की हार के मायने तलाशे जाने लगे हैं। गुजरात के पोरबंदर और बनासकांठा लोकसभा सीट के अलावा 4 विधानसभा सीट पर जीत से मोदी गदगद है और इसे यूपीए के जाने का संकेत बता रहे हैं। इन 6 सीटों में 2 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी थी। इन 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में करीब लाखों वोटों से जीतना ये सिद्ध करता है कि अब यूपीए सरकार को जाने का संदेश गुजरात की जनता ने दे दिया है। जाहिर है मोदी समर्थकों ने गुणगान तेज कर दिया है, लेकिन कांग्रेस की कोशिश मोदी को आईना दिखाने की। वो सवाल कर रही है कि चुनाव के पहले पाला बदलने वाले और खुलेआम बंदूक लहराने वाले की जीत पर इतराने की क्या बात है। You win with a candidate who's a defector and who is accused by him of a gun-toting politician. You win with him, but I don't think this is something about which you need to be proud of. Be that as it may. उधर नरेंद्र मोदी की राह में रोड़ा अटकाने वाले नीतीश कुमार को महाराजगंज लोकसभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। यहां आरजेडी के प्रभुनाथ सिंह भारी मतों से जीते हैं। वहां से हारे जेडीयू के उम्मीदवार का आरोप है कि उन्हें हराने के लिए बीजेपी ने आरजेडी की मदद की। इतना जरूर है कि गठबंधन के कुछ साथियों में उत्साह की कमी जरूर दिखी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या खेमों में बटी बीजेपी को नरेंद्र मोदी 2014 के लोकसभा चुनाव में जीत दिला पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इस मसले में जनता के 5 हमारे सवाल हैं। भारतीय जनता पार्टी, पहला सवाल है, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित क्यों नहीं करती? दूसरा सवाल, क्या बीजेपी के अंदर की आपसी गुटबाजी इस घोषणा की राह में रोड़ा है? तीसरा सवाल, क्या वाकई लाल कृष्ण आडवाणी नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने? चौथा सवाल, क्या नरेंद्र मोदी वाकई 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिला सकते हैं? और आखिरी सवाल, अगर मोदी पीएम पद के दावेदार या उम्मीदवार घोषित हो जाते हैं तो क्या वो प्रधानमंत्री बन भी पाएंगे, यानी क्या उनके सहयोगी उनको बनने देंगे? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और गुजरात में 2 लोकसभा और 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी तेज हुई है। इसमें किसी तरीके का कोई अब संशय नहीं बचता है। मोदी ने खुद इस जीत पर अपनी पीठ थपथपाई है और इसे यूपीए की विदाई का संकेत करार दिया। उधर बीजेपी प्रधानमंत्री पद को लेकर घमासान तेज और आडवाणी भी ताल ठोक रहे, लेकिन हमारा एजेंडा साफ है, बीजेपी को जल्द से जल्द प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर बने भ्रम की स्थिति को साफ करने। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना जुड़ रहे बीजेपी के महासचिव राजीव प्रताप रूडी, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता PL पूनिया, दिल्ली से जुड़ रहे हैं RSS मामलों के जानकार राकेश सिन्हा, स्टूडियो हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता और हमारे पॉलिटिकल एडिटर सुकेश रंजन। सुकेश, पिछले दिनों जो लाल कृष्ण आडवाणी का 2 दिन पहले बयान आया, उस बयान का क्या मतलब निकाला, जो उसको लेकर बहुत तीखी टिप्पणी भी हुई है, पार्टी के अंदर उसमें क्या राय है? आप पूरा बयान पढ़िए। पढ़ने से साफ लगता है कि जो नीतीश कुमार ने शर्तें रखी थी, लाल कृष्ण आडवाणी उसी लाइन पे बात कर रहे हैं। बीजेपी के नेता कहते हैं कि उन्होंने मोदी की भी तारीफ की। हाँ, उन्होंने मोदी की तारीफ की, लेकिन उन्होंने कहा कि उनको शिवराज सिंह चौहान में अटल बिहारी वाजपेयी की छवि दिखती है। आप नीतीश कुमार का पुराना बयान देखिए। उन्होंने कहा कि एनडीए को वही आगे ले जा सकता है, कोalition को वही लीड कर सकता है जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी वाली छवि हो। तो वो छवि उनको उनमें दिखती है। दूसरा, उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ा उत्तम स्टेट था उसको उत्कृष्ट बना दिया, बड़ा अच्छा स्टेट था, लेकिन बीमारू स्टेट को शिवराज सिंह चौहान ने स्वच्छ बना दिया है, बड़ा अच्छा बना दिया है। नीतीश कुमार ने कहा था कि डेवलपमेंट का पैमाना वो होना चाहिए जो सबको साथ लेकर चले और जो बीमारू स्टेट को अच्छा बनाए। यानी तो आपके कहने का मतलब ये है कि ये लाल कृष्ण आडवाणी की सोची समझी रणनीति का मतलब है?
कि वो मोदी को रोकना चाहते हैं, यही आप कहना चाहते हैं? और इसको लेकर पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? पार्टी के अंदर जबरदस्त घमासान है। राजीव प्रताप रूडी इस बात को नहीं मानेंगे, उनकी मजबूरी है, लेकिन पार्टी के अंदर इस बात को लेकर जबरदस्त घमासान है, क्योंकि पार्टी का काडर ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी घोषित हो। लाल कृष्ण आडवाणी अब ये शर्तियां नहीं चाहते कि मोदी घोषित हो। अब इस मामले को लेकर बहुत उहापोह की स्थिति है और इसको स्पष्ट करने में बीजेपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, और खासतौर पर राजनाथ सिंह के सामने, जो आजकल नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर चल रहे हैं, मिलकर खेल रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी जी, क्या समस्या है जब काडर चाहता है, पार्टी के बड़े बड़े नेता चाहते हैं, कर्नाटक की जो बीजेपी इकाई है वो उनके नाम का प्रस्ताव पारित करती है, क्या दिक्कत है? किस चीज की क्या दिक्कत है? नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की। हम आपका उत्साह और आपकी भावना का कदर करते हैं, और ये काफी आप लोगों ने इस विषय पर चर्चा की है, और आपका जो विषय है और जिस विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का मैं राष्ट्रीय महासचिव भी हूं और मुझे कभी वक्त मिलता है इन सब बैठकों में थोड़ा बहुत भाग लेने का। हम आपकी बात निश्चित रूप से पार्टी में बताएंगे, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, वो सब कुछ जानते हैं। आप सब लोगों को भी टेलीविजन पर सुनते रहते हैं। आज पिछले 4 माह में उनका देश भर में दौरा होता रहा है जी। उनको हर चीज की पूरी फीडबैक है, हम लोग भी उनको फीडबैक देते रहते हैं। मुझे लगता है कि सही समय पर सही निर्णय कर लेंगे, और उन्होंने कहा है कि आम सहमति से सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में इसका निर्णय हो जाएगा। जो कुछ भी निर्णय होगा हम आपको तुरंत बता देंगे। कोई दिक्कत है? दिक्कत, ये निर्णय तो हमारे पार्टी का है ना, तो पार्टी के भीतर कोई अगर चर्चा होता है और चर्चा की जा रही है तो उसे आप दिक्कत कहेंगे, हमें इस बात में कोई तर्क नहीं लगता। दिक्कत आप सब लोगों के बीच में, जिस तरह से सुकेश आग लगा रहे थे अपने शब्दों से, और वो काम आप लोगों का है। हमारे लिए तो निर्णय करने का है और बैठक में तय करना है, और आगे देश के लिए जो सबसे हितकारी व्यवस्था हो सकती है उसे लागू करना है। हम उसी काम में लगे हैं और मुझे लगता है कि हम कामयाब हो जाएंगे। मैं सवाल से आप लोग, रूडी जी, मैं सवाल थोड़ा सीधे पूछ लेता हूं, क्या नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के सबसे उपयुक्त दावेदार हैं? आपको क्या लगता है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर मुझे तो पता है, मैं तो पार्टी की राय जानना चाहता हूं। आप महासचिव है। नहीं, पार्टी की राय आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, लेकिन मैं अधिकृत नहीं हूं इस सवाल का उत्तर, क्योंकि मैं यहां पर अपनी हैसियत में नहीं बैठा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की हैसियत से बैठा हूं, और मेरा कोई व्यक्तिगत राय नहीं हो सकता। हम निर्णय के उस बड़े निर्णय के भाग में हमारी हिस्सेदारी होगी, और इसलिए मैं आपको अपना मंतव्य नहीं दे सकता हूं। लेकिन जनभावना जो भी हो सबके सामने है, और सबके सामने ये विषय को रखा जा रहा है। जो मतभेद आप बार बार कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि उसमें किसी प्रकार का मतभेद है, और अभी तक तो किसी फोरम पर बैठ के ये चर्चा हुई नहीं है। जिस दिन ये बात चर्चा में आएगी, जिस दिन ये चर्चा होगा, हम आपसे इस बात को कतई नहीं छिपाएंगे। शिवराज सिंह चौहान में वाजपेयी की छवि मिलती है, तो नरेंद्र मोदी की छवि भी क्या वाजपेयी जैसी है? देखिए, लालकृष्ण आडवाणी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, स्टेट्समैन हैं। अगर उनकी कोई राय है तो वो सब मार्गदर्शन है, और मुझे लगता है कि जिस राज्य में कोई कार्यक्रम हो, अगर आडवाणी जी मेरे संसदीय क्षेत्र छपड़ा में कभी गए थे तो उन्होंने मेरी इतनी प्रशंसा की जो शायद दिल्ली में और देश में कभी नहीं किया। स्वाभाविक रूप से जिस क्षेत्र में आप जाते हैं, जहां जिसकी उपस्थिति आपके कारण और मजबूत हो सके, हम उसकी चर्चा करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में हुनर का अभाव नहीं है। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को, चाहे वो गोवा हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, कहीं भी आप उठा के देख ले, गुजरात हो, हमारे पास तो गुण है ही है। और हमारे बड़े नेता जिस राज्य में जाते हैं, जहां जाते हैं, हमारी प्रशंसा करते हैं। इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। एतराज नहीं, बट आलोक जी, पार्टी में वाकई में एतराज है। राजीव प्रताप रूडी जी की बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह रही है, उनकी अपनी एक राजनीतिक मजबूरी भी है और सांगठनिक मजबूरी भी होती है, जिसको हम भी समझते हैं। बट क्या मजबूरी है? क्या लालकृष्ण आडवाणी वाकई नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी का नाम आगे बढ़े? ये पार्टी का सांगठनिक मुद्दा है, वैचारिक मुद्दा है, या ईगो का मसला है? देखिए, ईगो का मसला ज्यादा है। देखिए, जैसे रूडी जी ने कहा कि वहां जाके तारीफ करते हैं। गुजरात में तो आडवाणी जी कुछ चुनाव भी लड़े, नरेंद्र मोदी जी के बल पर ही तो वो संसद में हैं, क्योंकि वो तो एक समय में राज्यसभा में भी पहले आते थे, कभी मध्य प्रदेश से आते थे, गुजरात से जीते। तो मोदी की मतलब मोदी भी उनके एक समय में शिष्य थे। लेकिन आशुतोष जी, जैसा होता है परिवार में, ये तो संघ परिवार ही है, प्रचारक रहे हैं नरेंद्र मोदी भी, आडवाणी जी भी और राजनाथ सिंह भी। आज वो उनको लगता है कि हमारे बस में नहीं है।
असली जो पहले संघ भी थोड़ा सा नाराज था, वैसे शायद राकेश सिन्हा जुड़े तो आपको बताएंगे जी। लेकिन सही बात यह है कि अडवाणी जी को लगता है कि भाई एक तो मुखौटा वाली पार्टी है। अटल जी को भी आपको याद हो तो हम ही लोगों ने जो रिपोर्ट छापी थी, आप रहे कि किस तरह से मुखौटा एक रहता है, तो अडवाणी जी दिखाना चाहते सेकुलर, वो शायद रूडी जी की मदद भी करना चाहते हैं। मैंने बिहार में कि जो इस बार जैसे आज के चुनाव में हुआ, मुस्लिम वोट यदि कहीं महाराजगंज में हाथ से जाता दिखा, तो अडवाणी जी को यह भी लगता है कि कहीं जहां जहां से आ सके, एक तो उन्हें आत्मविश्वास, उनको या राजनाथ जी को भी ये विश्वास नहीं है कि पार्टी जीत सकती है। कांग्रेस हार रही है ये सब मान सकते हैं, लेकिन पार्टी जीत सकती है ये डर होने से वो मोदी को भी नहीं रखना चाहते, फिर मोदी को अपने अंकुश में रखना चाहते हैं। ये बड़ी मुश्किल है। ये बड़ी मुश्किल है। पीएल पुनिया साहब, क्या जिस तरीके से आज उपचुनाव के रिजल्ट आए वो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि गुजरात के अंदर 2 पार्लियामेंट्री सीट, 4 विधानसभा की सीट सारी की सारी कांग्रेस हार गई और सारी आपकी अपनी सीट थी? क्या ये चुनाव की तरफ कुछ संकेत दे रहे हैं कि मोदी का आना बीजेपी के लिए एक वरदान साबित होगा? क्या यह संकेत है या आपको लगता है कि नहीं, अभी बहुत जल्दबाजी है? देखिए, उपचुनाव है जी, और उपचुनाव में सामान्यता जिस पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी के, सामान्यता मैं कह रहा हूं, उसके प्रत्याशी जीतते हैं। आज बिहार में स्थिति दूसरी हुई, वो एक अलग से डिस्कशन का मुद्दा हो सकता है जी। और जितने भी कैंडिडेट थे, कांग्रेस पार्टी से गए हुए कैंडिडेट थे, उनको उन्होंने जिताया है। कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए, उन्हीं को प्रत्याशी बना के जिताया है जी। इतना जल्दी एक बाई इलेक्शन के आधार पर यह कह देना कि कांग्रेस पार्टी के और यूपीए सरकार की विदाई का वक्त आ गया है, मैं समझता हूं कि जल्दबाजी है। कर्नाटक की जो स्वीपिंग विक्ट्री वो तो लोग भूल गए। एक बाई इलेक्शन का, छोटे से बाई इलेक्शन का चुनाव, उसके ऊपर नए नए कयास लगाए जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि एनडीए सरकार की सरकार कभी नहीं बननी है और मोदी जी को प्रधानमंत्री का दावेदार बनाने की जो कयास चल रही है, अंतर्द्वंद से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ग्रसित है और नरेंद्र मोदी अपने आप को नियंत्रण से इतने बाहर हो चुके हैं, अपने मीडिया के प्रबंधन से कहिए या दूसरे उनसे कौशल से कहिए, कि वो उनसे किसी के काबू में नहीं है। और जब बिहार, मध्य प्रदेश में साहब, आपके कहने का मतलब ये कि उपचुनाव के आधार पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए, ना कोई नतीजे की बात करनी चाहिए। बिल्कुल। राजू प्रताप रूडी जी, क्या जो बात पीएल पुनिया जी कह रहे हैं, दरअसल यही बात आज दिन में नरेंद्र मोदी ने दोहराई थी कि भाई यूपीए के सरकार के विदाई काल का वक्त आ गया। उनका कहना है कि पीएल पुनिया साहब का कि भाई कर्नाटक में चुनाव अभी हाल में हारे हैं, आप तो पूरा स्टेट हार गए, यहां 4 सीट और 6 सीट हारने के बाद पे आप इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। रूडी जी, देखिए, सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं, गुजरात में तो एक ऐतिहासिक जीत हुई है जहां 6 के 6 जी, उसमें 2 संसदीय क्षेत्र हैं और 4 विधानसभा क्षेत्र हैं जो सब कांग्रेस के पास थी, वो सब हार गए। पश्चिम बंगाल में भी यदि देखा जाए तो टीएमसी भी वहां जीत गई है और वहां भी कांग्रेस के पास वो सीट थी, वहां हार गए। बिहार में भी महाराजगंज लोकसभा में कांग्रेस का प्रत्याशी बुरी तरह से हार गया। तो ये सब अपने आप में, उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार से चुनाव हार गए। तो जहां भी इस देश में एक बड़ा जो संवाद जा रहा है कि देश भर में कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि अब कांग्रेस का नाम लेवा कोई अगले चुनाव तक नहीं रह जाएगा, ये तो स्पष्ट है। रहा विकल्प का, तो निश्चित रूप से देश में भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प के रूप में उभर के आई है, राष्ट्रीय विपक्ष है और हम उस स्थान को लेने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और हमें लगता है हम कामयाब हो गए। व्यक्तिगत तौर पर से जब किसी व्यक्ति के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में या किसी के बारे में चर्चा करते हैं तो ये हताशा की स्थिति में, चाहे इनके प्रवक्ता हो या इनके लीडर हो, ये इतने आरोपों में घिरे हैं कि इनके पास अब शब्द ही नहीं है। दे हैव रन आउट ऑफ आइडियाज, दे आर क्लूलेस। तो इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस के मित्रों के किसी चर्चा को बहुत ध्यान से लिया जाए। ये पूरे देश में उनकी विदाई का दौर शुरू हो गया है। मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है कि कांग्रेस की, बाकी जो कुछ भी हो रहा हो, लेकिन ये बात तय है कि कांग्रेस की विदाई का मुहूर्त हो चुका है। बिल्कुल। पीएल पुनिया साहब, जवाब देना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जो कर्नाटक सरकार पूरी की पूरी इनकी सरकार थी वो साफ हो गई। वेस्ट बंगाल में टीएमसी की सीट थी, टीएमसी जीती है, कांग्रेस के पास सीट नहीं थी। बिहार में कांग्रेस के पास सीट नहीं थी जी। आपके जो गठबंधन के साथी हैं वो हारे हैं, बुरी तरह से हारे हैं। तो वो देखिए, संकेत तो ये भी है, संदेश ये भी है। आप बात कहने को, तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत अच्छी तरह से तर्क के साथ बात करने का ये हुनर है, लेकिन वो तथ्यों से परे है।
ये निष्कर्ष जो निकाले जा रहे हैं पूर्णतः गलत है, मिथ्या है, पूरी तरह से गलत है। मतलब आप उसका गलत बट आलोक जी, जो ये जीत जो 6 की 6 सीट जो कांग्रेस की थी वो जीत जाते हैं, और उधर बिहार के अंदर पिछले दिनों जिस तरीके से नीतीश के खिलाफ एक तरीके से माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी के कुछ नेताओं ने वहां की है, और वहां पर उनका कैंडिडेट हार जाता है, हारा हुआ कैंडिडेट बाकायदा इस बात का आरोप लगाता है कि हमारे सहयोगी दल ने हमारी मदद नहीं की। क्या यह आने वाली राजनीति का कुछ संकेत दे रहा है? निश्चित रूप से। देखिए अशोक जी, मेरा बराबर ये मानना है कि किसी तरह से भी मोदी जी भी ये चाहते हैं कि अपने बल पर, यदि हम तो रूडी जी माने या न माने, भाजपा अपने बल पर कैसे 150, 180, 200 सीटें ला सके, कैसे लाएगी आप और अब, जबकि सारे चाहे अडवाणी जी हों या दूसरे और नेता हों, सब ये मानते हैं कि कैसे 200 सीट आ सकती है। आज वो समीकरण कोई भी रूडी जी भी शायद नहीं समझा पाएंगे। राजनाथ सिंह जी को तो भरोसा खुद भी नहीं, लेकिन ये अलग बात है कि वो उनको भी वरुण गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी बता रहे हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी 5 अटल बिहारी वाजपेयी के बल पर जीतेंगे या 1 नरेंद्र मोदी के बल पर। इसलिए मुझे लगता है कि अब नीतीश के लिए संकेत है और बीजेपी उनको बताना चाहती है, मेरा ख्याल है कि वो अपने बल पर कि आप हमारे बिना कुछ सोचिए मत, आप अपने सीमित रहिए, ठीक है, हिस्सेदारी केंद्र में मिले। मुझे लगता है नीतीश वाले मामले में भी ये होगा कि यदि भाजपा के साथ रहेंगे तो केंद्र में आपको हिस्सेदारी मिल सकती है। ये संकेत और दबाव अब बनेगा और नरेंद्र मोदी की ज्यादा चलेगी, नरेंद्र मोदी को ज्यादा महत्व देना होगा। इसको बीजेपी भी, अडवाणी जी भी नहीं रोक पाएगी। बट सुकेश, क्या ये बिहार के अंदर 1,36,000 से जो जीत प्रभुनाथ सिंह की हुई है, उस जीत का मतलब क्या निकाला जाए कि अगर बीजेपी अगर नीतीश कुमार के साथ नहीं है, और बीजेपी वहां जो है उसका एक बहुत बड़ा धड़ा प्रो नरेंद्र मोदी है, अगर वो साथ नहीं तो नीतीश कुमार के लिए मुश्किल होगी, क्या ये संकेत नजर आता है? ये संकेत तो है ही, लेकिन ये संकेत बीजेपी बहुत ही स्पष्ट शब्दों में नीतीश कुमार को देना चाहती है। नीतीश कुमार अब तक जो, जैसे आप क्रिकेट केस में कहे कि कोई आदमी फ्रंट फुट पे खेल रहा हो, उसको पीछे आने में बड़ी दिक्कत होती है, बोल्ड हो जाने का खतरा होता है। तो नीतीश कुमार के लिए बहुत मुश्किल है। वो एक स्टैंड ले चुके हैं, पब्लिकली ले चुके हैं। उनके लिए आगे की राजनीति इस बात को परिभाषित करेगी कि वो उन्होंने क्या कहा था। अब उन्होंने एक स्टैंड लिया हुआ है, बीजेपी को यह तय करना है। बीजेपी ने जिस तरीके से बार बार नीतीश के कहने के बाद भी उनके साथ उन्होंने अपना संबंध विच्छेद नहीं किया है, वो सिर्फ इसका इंतजार कर रहे हैं कि वो विक्टिम के तौर पे दिखें। और इस चुनाव में यह कहा जा रहा है कि बीजेपी ने बहुत खुल के उस उम्मीदवार की मदद नहीं की, गठबंधन के उम्मीदवार की मदद नहीं की। शायद वो अपना प्रेजेंस फील कराना चाहते थे कि हम अगर साथ नहीं हैं तो बूथ पे हमारा मैनेजमेंट होता है, हमारे लोग होते हैं, संगठन हमारा है। हाँ। ये मैसेज देना चाहते हैं नीतीश कुमार को, और शायद ये मैसेज इस चुनाव में थोड़ा गया भी है। नीतीश कुमार इससे क्या ग्रहण करते हैं वो उनके ऊपर है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने जो स्थिति स्पष्ट कर दी है, अब उनके लिए पीछे हटना बहुत मुश्किल। बट आलोक जी, क्या दिक्कत है बीजेपी के सामने? नरेंद्र मोदी के नाम को आगे बढ़ाएं, इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के सबसे लोकप्रिय नेता है, उनके नाम पर काडर में एक सहमति है। सिर्फ वरिष्ठ कुछ लोग हैं जो उनको नहीं चाहते या उनके रास्ते का रोड़ा बनना चाहते हैं। नहीं, देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि अडवाणी जी चाहते हैं कि नीचे जो 2 नंबर के जितने लोग हैं वो सब लड़े, जैसे जगजीवन राम, YB चौहान, दूसरे जिसे कांग्रेस में भी बड़े बड़े दिग्गज नेता थे जो महत्वाकांक्षी थे, उन सबको करके वो लोग कहें कि सर नवा करके कि अडवाणी जी आप ही प्रधानमंत्री हो जाएं, नंबर 1। वो नहीं होते हैं तो देखिए सुषमा जी एक बड़ी दावेदार रही हैं। राजनाथ सिंह जी खुद इतने जब से अध्यक्ष बने हैं, वो जय जयकार जहां भी जाते हैं यही कहलाते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी बने राजनाथ सिंह हैं। यूपी में वो यदि नरेंद्र मोदी को नहीं आने देते हैं, सबसे बड़ा संकेत होगा। नरेंद्र मोदी लखनऊ या बनारस से चुनाव लड़ना चाहते हैं और राजनाथ सिंह उनको चुनाव नहीं लड़ने देना चाहते हैं, क्योंकि यूपी में यदि वो यूपी में आ गए तो सारी क्रेडिट मोदी को मिल जाएगी और फिर राजनाथ सिंह जी हो सकता है खुद ही हार जाए। गाजियाबाद से तो जीत नहीं सकते, लखनऊ जीतना चाहते हैं, बनारस उनका पुराना इलाका है। ऐसी स्थिति में वो ये सब लोग रुकावट हैं कि मोदी को अभी न दिखाया जाए। यदि ऐसी स्थिति आ जाती है और मोदी यदि सारा ऐसा प्रबंधन जैसा उनको अभियान समिति का अध्यक्ष बनाने की बात है जो वो चाहते थे, साल भर से वो अध्यक्ष नहीं बनना चाहते थे, वो मुख्यमंत्री रहते हुए अभियान समिति का अध्यक्ष साल भर पहले से बनना चाहते थे, आज उसको यदि नहीं मानेंगे तो फिर शायद भाजपा को और ज्यादा मुश्किल हो। भाजपा को और ज्यादा मुश्किल। बट राजू प्रताप रूडी जी, क्या इस बात में सच्चाई नहीं है कि नरेंद्र मोदी के नाम पे पोलराइजिंग पॉलिटिक्स होती है, वो ध्रुवीकरण करा सकते हैं? क्या ये बीजेपी के हित की बात होगी, या जैसा बहुत सारे जानकार लोग कहते हैं कि भाई इससे बीजेपी को भी फायदा हो सकता है और यूपीए को भी फायदा होगा इसको, क्योंकि तब दो घोड़ों की रेस हो जाएगी पूरी? देखिए, ये सब विश्लेषण का
आप इस पर जो भी विश्लेषण करना चाहें आप स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। मुझसे इस विषय पर कोई राय लेना उचित नहीं होगा। लेकिन जिस प्रकार से माननीय राजनाथ सिंह के बारे में हमारे वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि इसकी जमानत जब्त हो जाएगी, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी, ये शायद बिल्कुल ही अनुचित है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आप ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं जैसे आपके वो पिछले स्टाफ रूम में बैठे हैं और आप उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि देश में इनके बारे में ये होना है। मुझे लगता है कि वरिष्ठ पत्रकारों को ऐसे शब्दों से किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष गाजियाबाद में रिपोर्ट आपकी पार्टी के लोगों का कहना है, आपके पास रिपोर्ट हो सकता है साहब, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिसमें मैं भी हूं, इस तरह की टिप्पणी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में सुनने के लिए हम यहां नहीं बैठे हैं। और आपकी टिप्पणी, अपनी राय, आप अपने अखबार, आप बहुत वरिष्ठ हैं, रख सकते हैं, लेकिन जिस तरह से कह रहे हैं कि देश की राजनीति आप तय कर रहे हैं, हम सब हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, नरेंद्र मोदी जी हमारे अच्छे नेता हैं, सबको जानते हैं, लेकिन ये जो आप किसी मंच का उपयोग करके हमारे पार्टी के पर टिप्पणी इस प्रकार से करें और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता ऐसे शब्दों को सुनते रहे, ये शायद ठीक नहीं है। और आप सब लोग ऐसे स्थान पर बैठे हैं और इस तरह की टिप्पणी थोड़ी जिम्मेवारी से करें तो अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, निर्णय में उनकी प्रमुख भागीदारी होती है और सब उनके साथ मिलकर काम करने के लिए इस पार्टी में है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस प्रकार की टिप्पणी से थोड़ा परहेज करना चाहिए। बट उनके जो मेरा सवाल था वो सवाल अभी भी अनुत्तरित है कि भाई एक ऐसी पर्सनालिटी के तौर पर नरेंद्र मोदी सामने आते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जहां जाएंगे पोलराइज करते हैं, और शायद लाल कृष्ण आडवाणी की या पार्टी के तबके की चिंता इस बात को लेकर है। आशुतोष, अब मैं विषय पर आ जाऊं जी। ये सब राय आप लोगों की है और ये सब तथ्य ऐसा नहीं है कि हम अनिभिज्ञ हैं, हम नहीं जानते हैं कि किसके कहां जाने से क्या लाभ और घाटा है, हम सब विषय को जानते हैं। ये तो हमारी पार्टी को तय करना है कि आखिर में किसकी पृष्ठभूमि क्या रहेगी, किसको किस रूप में हम लेकर आएंगे, किसको कहां स्थापित करेंगे, किसको क्या जिम्मेवारी करेंगे, ये पार्टी तय करेगी। और मैं समझता हूं कि आपकी भावनाएं, आप जो समझते हैं, आप अपनी भावना और राय व्यक्त करते हैं, और मुझे लगता है कि देश भर में इस राय को बनाने में आपकी बड़ी भूमिका है। हम सब इन विषयों के बारे में जानकार हैं, हम सब जानते हैं और सही समय पर, और वक्त ज्यादा नहीं लगेगा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन सभी विषयों से वाकिफ है और हम आपको निर्णय करके और देश के सामने जो सही विकल्प होगा हम देंगे। हम जानते हैं कि हम देश के लोग भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ तय करे और हम उस काम में लगे हैं और हम उस काम में लगे हैं और करेंगे। राजू जी माफ करिएगा, मैं आपको बीच में इसलिए टोक रहा हूं क्योंकि आप बार बार पार्टी अध्यक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, आप पार्लियामेंट्री बोर्ड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जो दरअसल अगर कोई बड़ा फैसला होगा कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुनना है, आप बार बार कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात से अवगत है। क्या कहें कि पार्टी में कुछ बदलाव आया है क्या इस दिनों? नहीं, मैं आगे बढ़ा दूं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम लोग बार बार ये कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी का जो अंतिम निर्णय होगा, जिस विषय को लेकर जाने की जिम्मेवारी और जिस विषय को रखने की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास होती है और पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर अंतिम मोहर लगाता है। ये तो प्रक्रिया है और निश्चित रूप से आपने मेरे वक्तव्य को सुधार दिया। पार्लियामेंट्री बोर्ड ये निर्णय करेगा और उस निर्णय की अगुवाई भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करे, चाहे जो भी निर्णय हो। इसलिए इसे विवादित करना, बयानों को उलट फेर करके बताना, देश में कार्यकर्ताओं में संवाद देना कि हम एक नहीं है, और हम इस खतरे को समझ रहे हैं और इस खतरे को दूर करने के लिए हमारे पार्टी के भीतर हम लोगों ने राय बनाई है। मुझे लगता है कि सही समय में और वक्त बहुत विलंब नहीं होगा, ऐसा हमारा मानना है। सब ब्रेक लेने के पहले छोटा सवाल, क्या नेशनल एग्जीक्यूटिव के अंदर यह मुद्दा आएगा? देखिए, नेशनल एग्जीक्यूटिव में ये जरूर है कि वहां से क्लियर कट मैसेज जाए देश भर में। ये तो वांछित है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। मुझे लगता है पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता इस बात से सहमत है कि एक क्लियर कट मैसेज जाए कि आगे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की क्या होगी, कैसी होगी, उसको स्वरूप कैसा होगा, अभियान कैसा होगा, क्योंकि देश के लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक आस्था और उम्मीद से नजरें टिकाए बैठे हैं। हमारा ये दायित्व है कि हम उसे पूरा करें। वो देश के हित में होगा। पार्टी मतलब एक संकेत जाएगा गोवा से एक संकेत निकलेगा, गोवा से एक संकेत निकलेगा, स्ट्रांग प्रयास। चलिए राजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। क्लियर कट मैसेज है। साथ ही साथ पीएल पुनिया साहब, आपका भी, आलोक जी और राकेश सिन्हा से हम अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण से हम उनसे जुड़ नहीं पाए क्योंकि हमारा जो सैटेलाइट लिंक था वो कहीं कुछ गड़बड़ कर चुके। साथ में बहुत मुश्किल बात शामिल होने के लिए ब्रेक का वक्त लेंगे। ब्रेक में जाने के पहले हमने दर्शकों से सवाल पूछा था क्या 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी बीजेपी की नैया पार लगा पाएंगे? इस सवाल के जवाब में 73% दर्शकों ने कहा हाँ और 27% दर्शकों ने कहा नहीं। जाहिर है हमारे ज्यादातर दर्शक मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ही बीजेपी के खबरदार होंगे, ऐसा जो हमारा पोल है वो कह रहा। आप भी शामिल हो सकते हैं इस बहस में, दे सकते हैं अपनी राय, लॉग इन करिए ivorycow.com। लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले आपको